Hello and welcome to Chetan Bharat Learning. So we are on the case studies component. तो हम लोग ये केस स्टडीज को हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे. विल बी डूइंग इन टोटल 20 केस स्टडीज. तो मतलब हर एक पार्ट के अंदर विल बी कवरिंग 10 केस स्टडीज. So this is a very very important component and it also requires the application of the theoretical component. ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको. So one by one we'll look at it. So let's look at the first case study that we are covering today. तो सबसे पहले हमारी जो केस स्टडी है दैट इज अबाउट ऑनर किलिंग. ठीक है, तो ऑनर किलिंग एक सिचुएशन होगी वेयर वी आर लुकिंग एट लॉ है बट पीपल आर स्टिल इंडल्जिंग इन ऑनर किलिंग. ठीक है, सो एटीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं, क्या सिचुएशन हो सकती है, बट ऑब्वियसली एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कवर करेंगे. तो चलिए देखते हैं. तो ये क्या कह रहे हैं, ऑनर किलिंग हैज बीन इन न्यूज इन रीसेंट टाइम्स. आप अभी भी गूगल कीजिए, आपको कुछ ना कुछ इंसिडेंट मिलेगा सैडली. सो इट इन्वॉल्व्स द होमिसाइड ऑफ अ मेंबर ऑफ अ फैमिली बाय अदर मेंबर्स ड्यू टू द परपेट्रेटर्स बिलीव दैट द विक्टिम हैज ब्रॉट शेम और डिसऑनर अपॉन द फैमिली. ठीक है, तो नॉर्मली जैसे होता है कि आई थिंक सम मूवीज हैव आल्सो ट्राइड टू कवर दिस. सैरत करके एक पिक्चर भी थी. सो वेयर अ पर्सन, एक फैमिली है, सो द गर्ल मैरीज टू अ डिफरेंट, जो एक एक्सेप्टेबल कास्ट नहीं है, वहां पे उसने शादी कर ली. सो नेचुरली हम रेफर कर रहे हैं कि लोअर कास्ट में शादी कर ली. ठीक है, सो समथिंग दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल. सो व्हेन द गर्ल मैरीज आउटसाइड ऑफ अ कास्ट दैट इज नॉट कंसिडर्ड, ठीक है, एक लोअर कास्ट माना जाता है, एक्सेप्टेबल नहीं माना जाता है. इन सच सिचुएशंस द फैमिली, स्पेशली ये जो कुछ बेल्ट्स है इंडिया के अंदर, वहां पे फैमिलीज को लगता है कि द गर्ल हैज ब्रॉट डिसरिप्यूट टू द फैमिली, हमारा ऑनर खराब हुआ है यहाँ पे. सो द मेल हु इज द प्रोटेक्टर ऑफ द फैमिली, ठीक है, जिसकी वो लीडरशिप में सब कुछ होता है, तो उसका अपमान हुआ है, उसके परिवार का अपमान हुआ है और अब उसको वो अपमान को ठीक करना है. So normally this is done, यहाँ पे ऐसे हम देखते हैं that murder takes place. So the family member, kin, youth, brothers, वही अपने जो उनकी जो बेटी थी या बहन थी उनको वो किल कर देते हैं. ठीक है, तो दिस इज अ प्रैक्टिस दैट इज वेरी प्रेवलेंट इन अ सोसाइटी, नॉट जस्ट इन ऑलमोस्ट ऑल एरियाज वी कैन फाइंड इट. हम इसको रेफरेंसेस देख लेते हैं. एंड जो एक तो सो दे हियर वी सी दैट द वुमेन इज वुमेन इज गेटिंग अफेक्टेड. दूसरी चीज हम देखते हैं दैट वुमेन के साथ साथ देयर इज ऑल्सो दी पीपल फ्रॉम द लोअर कास्ट. आप नेट पे अभी चेक कीजिए, ऑनर किलिंग टाइप कीजिए, क्लिक ऑन द न्यूज सेक्शन, तो आपको ये सारे हेडलाइंस में दिख जाएंगे क्रोनोलॉजिकली. राइट, सो दैट इज एडिक्वेट इनफ. सो लेट्स मूव ऑन विद द क्वेश्चन. एनालाइज दिस प्रॉब्लम इन डिटेल, ठीक है, एंड analyze this problem and indicate not only the social but also the emotional and attitudinal factors responsible for it. ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, social, emotional and attitudinal factors. Also distinctly bring out, ये important है, bring out why the youth in such areas do not speak up against the crimes. क्यों नहीं बात करती youth. Then जो conviction rate है, मान लीजिए केस आया ऑफ ऑनर किलिंग, तो हम देख रहे हैं द कन्विक्शन रेट तो बहुत ही पुअर है. ठीक है, ऐसे कैसे, बाकी क्राइम्स के कंपैरिजन में इसका कन्विक्शन रेट कम है. देन वुमेन जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है इससे, दे फेल टू स्पीक अप, दे डू नॉट स्पीक अगेंस्ट दिस प्रैक्टिस कलेक्टिवली. ठीक है, तो ये आपको यहां पे बोल रहा है. एंड देन इट सेज डिस्कस सम फीजिबल स्टेप्स which could be taken in controlling the situation. You can also imagine that you are in a place where honor killing is quite prevalent. ठीक है, बदनाम है वो जगह ऑनर किलिंग के लिए, और आप वहाँ के डीसी लगे हैं, एसएसपी लगे हैं. You know about the situation and how would you deal with this. इसको ऐसे भी फ्रेज किया जा सकता था. So if you look at this case study over here, right, तो क्या है, ऑनर किलिंग के हमारे पास एक स्पेसिफिक लॉ भी है. ठीक है, एक स्पेसिफिक लॉ भी है हमारे पास ऑनर किलिंग के लिए, बट स्टिल पीपल कमिट दिस क्राइम. पीपल कंटिन्यू टू डू इट. एंड ऐसा देखा जाता है कि जो मर्डर किया है ऑफ देयर ओन फैमिली मेंबर्स, इट इज सीन एज अ वे ऑफ सीकिंग जस्टिस एंड ब्रिंगिंग बैक द ऑनर. ठीक है, तो ऑनर या रेप्यूट को वो वापस लेके आता है, तो उनका वो जो अपमान हुआ था वो वापस वो ठीक करते हैं यहां से.
So there is a social side to it, there is an emotional side to it, and there is an attitudinal side of it. ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे हाईलाइट करना है. एंड इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे देखें, जब हम इसको हाईलाइट करते हैं सोशल, इमोशनल एंड एटीट्यूडनल फैक्टर्स, तो हम इसको साथ में रेफर भी कर सकते हैं कि वाई इज यूथ नॉट स्पीकिंग इन सच एरियाज. क्योंकि यूथ उसकी बात नहीं कर रहा है. जैसे कि एक तो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, ठीक है, तो वो एक रीजन है उसका पैट्रियार्की, कि द गर्ल इज मैरिंग टू द लोअर कास्ट. ठीक है, द लोअर कास्ट में तो इट हैज ब्रॉट डिसरिप्यूट. द मैन इज सीकिंग रिवेंज, देन दैट इज अगेन रिफ्लेक्टिव ऑफ द पैट्रियार्कल माइंडसेट. ठीक है, और ये एक पूरी सोसाइटी का है, ये किसी घर का नहीं है, पर ये मामला पूरे सोसाइटी का है, पूरे समाज का है यहाँ पे. So this is a social problem, and definitely there is a sense of vengeance. ठीक है, there is a sense of कि हमारे डिस्ट्रीब्यूट आई है और हमें मर्डर करके या जैसे भी उसको by killing हम लोग अपना एक जस्टिस लेके आ रहे हैं. So we see a society where murder, a means of murder is seen as a way to seek justice. ठीक है, तो यू कैन मेंशन दिस सोशल, इमोशनल एंड एटीट्यूडनल फैक्टर्स. की एटीट्यूड ये है कि यार सही है, अगर हो भी गया, मेरे को फांसी भी लग गई इसके लिए, तब भी सही है. तो ये डेफिनेटली देयर इज एन एटीट्यूडनल प्रॉब्लम ओवर हियर. ठीक है, तो इमोशनल एंड एटीट्यूडनल. तो अगर आपके पास लॉ भी है तब भी आप इसको रोक नहीं पा रहे, लॉ के होते हुए भी, बिकॉज पीपल कहते हैं हम तोड़ देंगे लॉ, कोई बात नहीं, आप पनिश कर देना हमको. कुछ लोग सीधा सीधा पुलिस स्टेशन में सीधा चले जाते कि हमने ऐसे किया है. ठीक है, और ऐसा बोल के समवेयर दे ब्रिंग, उनको ना वो एक मान वाली फीलिंग आती है, खुद सरेंडर भी कर देते हैं. तो ये तो डेफिनेटली देयर इज अ, this is more than a problem of law and order. There is a part of the attitudinal side of it, and if anything has to be done, हमें attitude को change करना है, emotional and attitude. Okay, अब youth क्यों नहीं यहाँ पे बोल रहा? The youth is not speaking up because youth is complicit. Youth is part of the society. So he is complicit, the youth is complicit, they are part of the society, they accept this norm over here, जो society का है, emotional attitude, they are affected by it, and they feel वो सही है, जो हमारे पेरेंट्स ने किया वो सही है, जो हमारे पहले पूर्वजों ने किया वो सही है, so they believe in that, and therefore they don't speak up, even if their own sister is getting killed. ठीक है, अगर उनको लगता भी है कि, एक तो ये हो गया, और अगर उनको लगता भी है कि गलत हो रहा है, तब हिम्मत नहीं होती बोलने के लिए, क्योंकि यार अपने कोई छोड़ मार दिया तो फिर हम क्या चीज है, राइट. सो दिस एस्पेक्ट ऑल्सो यू कैन ब्रिंग अबाउट, मेंशन. ओके, अब कन्विक्शन रेट क्यों कम हुई? कन्विक्शन रेट कम होगी ना, कन्विक्शन के लिए क्या चाहिए? आपको प्रोसिक्यूशन चाहिए, आपको पुलिस चाहिए, आपको विटनेसेस चाहिए. विटनेस तो आ ही नहीं रहे. यहां क्या कह रहे हैं? द यूथ इज नॉट स्पीकिंग अप. ठीक है, तो यूथ इज नॉट स्पीकिंग अप, द वुमेन इज नॉट स्पीकिंग अप, तो विटनेस आ नहीं रहा. पुलिस भी तो उसी समाज की पार्ट है जहां पे क्राइम हो रहा है, तो पुलिस भी तो वही समाज से ही आ रही है. सो वी नीड टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ द पुलिस इटसेल्फ. हमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिव्यू करने की जरूरत है यहाँ पे. देन वुमेन, व्हाई इज द वुमेन, जो सबको, जिसको सबसे ज्यादा नुकसान होता है, वो क्यों खुद कुछ नहीं बोलती? नाउ वन थिंग इज दैट वुमेन अब दो तरह की है. एक तो जो डायरेक्टली हु इज अ विक्टिम, ठीक है, जिसके अगेंस्ट क्राइम हो रहे हैं और हु मे बी इन फ्यूचर, एंड द अदर वन हु इज अ बायस्टैंडर, वो खड़े होकर देख रही है, हो रहा है. समटाइम्स शी हरसेल्फ इज कंप्लिसिट इन दिस थिंग, राइट. सो दीज आर टू फैक्टर्स ओवर हियर, एंड देयर इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ फियर. ये जो ऑनर किलिंग का है, दिस इज ऑल्सो अबाउट गिविंग अ मैसेज टू द वुमेन ऑफ अदर फैमिलीज विद इन द कम्युनिटी, विद इन द गोत्र. उनको एक मैसेज है कि अगर आपने किया तो देखिए ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, राइट. एंड हमारे पेरेंट्स भी ऐसा कर सकते हैं, एंड दे प्रेफर टू कीप क्वाइट, कीप मम ओवर दिस इशू. सो दीज आर सर्टेन फैक्टर्स. अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू, दैट वुमेन इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज सेक्शंस. ठीक है, तो वो उतने एम्पावर्ड नहीं है एज कंपेयर टू द अदर्स. इतने they cannot speak, they are dependent on the male members, right. So that aspect also can be specified over here, right. So when you start your answer, you can clearly state, you can start by saying about analyzing this problem. आप कोई fact के साथ start कर सकते हैं, that NCRB का कोई data उठा सकते हैं about the honor killing, move on with this,
एंड ब्रिंग अबाउट द एस्पेक्ट ऑफ यूथ, ठीक है, एंड कन्विक्शन रेट, इसको साथ साथ में आप इसको मेंशन कर दीजिए, आई रेफर ऑल्सो। एंड हाँ, वुमेन के रेफरेंस में, ठीक है, तो वुमेन का भी आप उसके बाद नेक्स्ट आप वुमेन के एस्पेक्ट को बता दीजिए। नाउ व्हाट कुड बी द फीजिबल स्टेप्स, क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, या फिर आप डीसी लगे हैं किसी डिस्ट्रिक्ट में तो क्या फीजिबल स्टेप्स हो सकते हैं। नाउ वन थिंग इज डेफिनेटली दैट दिस इज अ सोशल, इमोशनल एंड एटीट्यूडनल इशू, राइट। अब आप एक डीसी लगे हैं किसी जगह में, तो आप सीधा सीधा सोसाइटी को तो परिवर्तित कर नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते, नॉर यू कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द एटीट्यूड। ये तो बहुत लंबा टाइम लगता है चीजें चेंज होने में, राइट। इट्स बेसिकली मीन्स कि हम कल्चर को चेंज कर रहे हैं, सो दैट डजंट हैपन सो सून। सो सबसे पहले इट्स नॉट अबाउट एटीट्यूड, एटीट्यूड आपको चेंज करना है, बट इट इज अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। सबसे पहले आपको बिहेवियर के एस्पेक्ट को देखना पड़ेगा कि हम बिहेवियर को कैसे चेंज करें, राइट। तो सबसे पहले वी कैन हैव अ गुड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, ठीक है। सो लॉ का इम्प्लीमेंटेशन इम्प्रूव करें, मे बी हैव स्पेशल हेल्पलाइन नंबर्स, कोई है व्यक्ति अफेक्टेड है इसकी वजह से ऑनर किलिंग में, तो पुलिस के अंदर उसको सेंसिटाइज करके प्लस हैविंग सम डेडिकेटेड फोकस ऑन ऑनर किलिंग, वो हो सकती है एक प्रायोरिटी की। कोई एफआईआर करे और फटाफट एक्शन ले ले, पुलिस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द पीपल हु फील दे आर इन डेंजर, सो दो स्टेप्स कैन बी टेकन। नेक्स्ट इज, हाँ, ये कन्विक्शन रेट कम इसलिए आ रही है बिकॉज पुलिस इज नॉट सेंसिटिव इनफ, ठीक है। पुलिस इज नॉट सेंसिटिव, सोसाइटी इज नॉट सेंसिटिव, तो सोसाइटी को तो अपना अपना टाइम लगेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सेंसिटाइज द पुलिस एंड मेक देम अवेयर। सो उनको ट्रेनिंग के थ्रू हम उसको अवेयर कर किया जा सकता है, और बाय सेटिंग एन एग्जाम्पल, राइट। सो फोकस ऑन सेंसिटाइजिंग द पुलिस। अच्छा, और क्या किया जा सकता है। वुमेन, सो वुमेन इज नॉट एबल टू स्पीक अप। एक तो है जो बाई स्टैंडर है, वो तो है, अब मतलब जो हुज कंप्लिसिट, ठीक है। कुछ लोग देख रहे हैं पर कुछ बोलना चाहते, कर नहीं पा रहे, अपनी मर्जी चल नहीं रही है उनकी, क्यों, बिकॉज दे आर नॉट एम्पावर्ड। तो उनको एम्पावर करना है। एंड हाउ डू वी एम्पावर वुमेन, सबसे पहले तो होता है एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, सो दैट इनकम डिपेंडेंस नहीं है, फाइनेंशियल डिपेंडेंस नहीं है। So when they are independent, they can have their own voice, they can do as they wish. हाँ, समाज है, थोड़े pressures है, but still the situation will be better, right? If they go outside and seek a job, तो वो environment से भी थोड़े परे हो जाते हैं, right? So that way you can specify or mention these points over here. So third point, maybe you can talk about the women empowerment. नेक्स्ट मे बी देयर कुड बी, जैसे हमारा एक स्वच्छ भारत अभियान है, राइट। सो ट्राई टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन द सोसाइटी। फिर देन देयर इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। वो क्या है, क्रिएटिंग एन अवेयरनेस एंड ट्राई टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज। सिर्फ लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट इट्स ऑल्सो अबाउट अ मैसेजिंग। सो गवर्नमेंट थ्रू रोल मॉडल्स टू द सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स या कम्युनिटी लीडर्स, उनको इंगेज करके sensitize the society about the issue of honor killing and how that can be rectified, ठीक है। तो वो नहीं होनी चाहिए। तो सोसाइटी के जो आपके इमोशनल, सोशल, एटीट्यूडनल फैक्टर्स है, उसको परिवर्तित करने की कोशिश कीजिए। एटलीस्ट शुरुआत तो कीजिए। आप नहीं कर सकते, एंड तक आप नहीं आ पाएंगे, बट फिर भी आप कोशिश तो कीजिए। सो एक कल्चर स्टार्ट हो जाता है, एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, एंड देन वी कैन मूव ऑन, कंटिन्यू रहेगा यहाँ पे, राइट। So this is how we can approach this case study over here, and primary issue यहाँ पे यही है कि it's beyond the law, it's more about the attitudinal factors over here. Right then, now moving on to the next case study. Now this case study is about an ethical dilemma. ठीक है, so you here in this case study are a district collector. I mean you are a public servant, not a district collector. Public servant जिसका प्राइमरी काम है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो मान लीजिए कोई वायलेशंस होती है, कोई इश्यूज होते हैं, सो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे। चलो, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या हो गया कि लोग जा रहे हैं स्कूल में, ठीक है, उसका अटेंडेंस हो रहा है, ऑल दोस थिंग्स। तो ये आपको यहाँ पे देखना है। अब आप एक सिचुएशन में आए, ठीक है, सडनली वन फाइन डे यू केम अक्रॉस अ सिचुएशन जहां आपको पता लगा दैट देयर इज अ पुअर फार्मर who has beaten his daughter,
ठीक है, तो हु हैज बीटन हिज डॉटर फॉर नॉट गोइंग टू टेक हर 5th क्लास। ठीक है, जो 5th क्लास का जो एनुअल एग्जाम था वो लेने नहीं जाना चाहती, तो वो नहीं जाना चाहती तो उसकी पिटाई हुई। ठीक है, ऐसा हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इवेंचुअली ही टाइड हर अप, उसने उसको अपनी मोटर बाइक में रखा, बांध के रख दिया और उसको जबरदस्ती बोला तो एग्जाम देने जा यहाँ पे। नाउ दिस इज अ सिचुएशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट। ठीक है, जब पिटाई करी बच्चे की, एंड दिस इज एन ऑफेंस अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है, सो दिस इज अ पनिशेबल ऑफेंस विद 3 month जेल टर्म। चलिए, ये भी हो गया हमारा। नाउ जब आपने इस सिचुएशन को इंक्वायर किया तो आपको पता चला कि पुअर फार्मर, इसने एक्सप्लेन किया कि देखिए मैं तो बस ये चाहता हूं कि मेरी बच्ची का फ्यूचर अच्छा रहे। ठीक है, मेरा ऐसे पीटने का कोई इसको मतलब नहीं है, मैं नहीं चाहता, पर मैं चाहता हूं कि मेरी बच्ची का फ्यूचर अच्छा रहे। एंड ही डजंट वांट द चाइल्ड टू लिव इन पॉवर्टी, जैसे मैं जैसे रहा हूं वैसे वो ना रहे आगे। ठीक है, ही ऑल्सो सेज दैट हिज इकोनॉमिक कंडीशंस इज नॉट वेरी गुड। नॉर्मली वो ऑब्वियसली वो पुअर था। ठीक है, एंड इफ ही इज टेकन टू जेल हिज चिल्ड्रन विल फेस दी सिवियर हार्डशिप्स। नाउ दिस इज अ सिचुएशन ऑफ एन एथिकल डायलेमा। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखें केस स्टडी आपको पूछ रहा है कि व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू यू, क्या ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास। एक कह रहा है एज अ गुड ब्यूरोक्रेट, जैसे कि वेबर बोलता है अ गुड ब्यूरोक्रेट इज समबडी दैट इंप्लीमेंट्स हिज ऑफिस, इंप्लीमेंट्स द लॉ, प्रोसीजर्स के हिसाब से काम करता है, राइट। तो गुड ब्यूरोक्रेट की डेफिनेशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू वेबर, वन मस्ट इंप्लीमेंट द लॉ, कि उसने पनिश किया है और आपका काम भी है कि अगर आपने देखा कि किसी ने लॉ को वायलेट किया तो आप उसको इंप्लीमेंट कीजिए यहाँ पे। अगर आप नहीं करोगे तो सब करने लग जाएंगे, right? So this is a situation of ethical dilemma where you are required, as per your duty, you are required to implement the law. But then comes a situation, if you punish the father in this case, then in that situation, बच्चे सफर करेंगे। The children will have to face the hardships. Family टूट जाए शायद, right? So this is a situation where a person needs to make a discretion, administrative discretion. ठीक है, कहीं डाउट मेरे को आया भी था, so about administrative discretion. So this is one case study where a person has to make a discretion कि वो क्या करना चाहता है। Sometimes it is not always right to implement the law. कभी कभी कुछ exceptions कर लेने चाहिए, कुछ बार situation को देख के one must change his approach. Maybe this is that situation. Okay, now what are the options available to you? ठीक है, अब आपके पास ये establish एक तरह से है कि the child was beaten, ठीक है, और law कहता है कि उसको punishment मिलनी चाहिए। तो सबसे पहला जो सिचुएशन हो सकता है, फर्स्ट ऑप्शन विद यू इज यू आर इन एन एथिकल डायलेमा। मे बी यू कैन जस्ट बिफोर स्टार्टिंग विद योर आंसर, राइट, यू कैन जस्ट एस्टैब्लिश व्हाट इज द एथिकल डायलेमा। ठीक है, आप डायलेमा को यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए, बिकॉज व्हेन यू नो एथिक्स के पेपर्स में व्हेन आई चेक द आंसर्स ऑल्सो, मैं देखता हूँ कि एथिक्स में इज मोर इम्पोर्टेंट व्हाट जस्टिफिकेशंस यू गिव रादर देन व्हाट स्टेप्स आर देयर। ठीक है, स्टेप्स तो हमको पता है क्या होने चाहिए, बहुत इतने ईजी, इतने डिफिकल्ट नहीं है। अगर हमें लिखने पड़े, हमें एक्शन लेना पड़े, हाँ तो तब मुश्किल है। उसकी आप डेफिनेशन क्या देते हो, उसका बिल्डअप कैसे करते हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट इन द एथिक्स पेपर। चलिए, तो इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपके लिए क्या है, सबसे पहले आप इस सिचुएशन को एक बार डिफाइन कर दीजिए, एक सिचुएशन को बहुत ब्रीफ में, देन मूव ऑन टू दी यस। तो सबसे पहले हम लॉ को इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, वी विल इंप्लीमेंट द लॉ। अच्छा, लॉ की इंप्लीमेंटेशन से क्या होगा, लॉ की इंप्लीमेंट अगर हम करते हैं देन इन दैट केस आपने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया। ठीक है, आप ऐसे ही लिखेंगे ना, आप ये मेजर लिया, फिर आप डिफाइन, आप मेरिट्स एंड डिमेरिट्स बताएंगे, देन यू विल राइट द सेकंड ऑप्शन, देन यू विल एक्सप्लेन द मेरिट्स डिमेरिट्स। सो इन दिस केस यू हैव एग्जीक्यूटेड द ऑफिस, जो आपकी रूल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपने उसको कमिटमेंट को फुलफिल किया, बट एट अदर एंड आपने अपना एक तरह से एप्टीट्यूड नहीं दिखाया। ठीक है, आपकी वजह से, आपकी इस डिसीजन की वजह से, ऑल्दो यू इम्प्लीमेंटेड द ऑफिस, somebody's family has been destroyed,
उस व्यक्ति का इंटेंशन ठीक था यहाँ पे, ठीक है। एक होता है कि ऐसे ही दारू पी के somebody drinks liquor and starts beating the children, that is a different type of offense. यहाँ पे पढ़ाई के रेफरेंस में किया है. So intention is also very important over here, right? So we have to look at the intention and the consequences over here, right? तो हमने ये भी पढ़ा था इसको. So you have to bring out this aspect over here. Next aspect is that you give a warning. आप ये तो नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल ही सिचुएशन को नजरअंदाज कर देंगे, ये भी लिख सकते हो, लिखना है तो ठीक है, एकदम नजरअंदाज कर देंगे गिवन द सिचुएशन, बट देन दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन, यू नो, अगर आपकी एक क्वालिटी दिखती है दैट इट्स अ पार्ट ऑफ डिरेलिक्शन ऑफ द ड्यूटी, कि आपने ड्यूटी नहीं करी वहां पे, आपने कुछ एक्शन नहीं लिया, व्हेन द थिंग केम टू यू, यू डिडंट एक्सप्रेस योर लीडरशिप क्वालिटीज. So that is one thing that you could have done, but this is grossly unethical behavior. Okay. Next जो आप कर सकते हैं यहाँ पे, that is you can call the parent and express a warning. आप stern warning दे सकते हैं कि देखो अगली बार हुआ तो देखना, ठीक है. So you can express a stern warning and focus on sensitizing the parent over here. ठीक है कि देखिए ये एक offense है, आप ऐसा नहीं कर सकते. अगर आपने किया अगली बार, देन इन दैट केस मेरे पास कोई चॉइस नहीं रहेगी, पर मैं आपको अरेस्ट करना पड़ेगा, और आप जानते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं. एंड बियॉन्ड दिस वन कैन ऑल्सो से कि देखो अगर ऐसा आगे हुआ कि मैं तो आगे निकल गया, मतलब पुअर फार्मर है, पुअर पर्सन, तो वो डीसी से बात करके एंड देन ही गोस, और वापस वो चलता आया, तो वन कैन हैव कि एक बार इसको सर्वे होगा, थोड़ी सी मॉनिटरिंग होगी, किसी की ड्यूटी लगा दी, देख के आजा क्या हो रहा है आगे चल के, ठीक है. सो अ ब्रीफ मॉनिटरिंग कुड बी डन, ठीक है, सर्वे हो सकता है उसका कि ये सिचुएशन ठीक है या नहीं है. सो दिस कुड बी अ सिचुएशन दैट कुड बी फॉलोड. अच्छा, एक चीज और है जो थोड़ी सी इग्नोर हो रही है इस सिचुएशन के अंदर, ये बच्चे एग्जाम देना क्यों नहीं चाहती थी? वाई डिड द स्टूडेंट नॉट वांट टू गिव द एग्जाम? Is there a problem with the school system, in the education system, कि उसको डर लग रहा है? अभी भी डर तो सबको लगता है, पर इतना क्या खौफ कि वो देना ही नहीं चाहती, राइट? क्या क्वालिटी नहीं है ठीक क्या वहां पे? What is the situation? So inspect the education system arrangement, whatever that is there, उसको वो एग्जामिन कीजिए, so that ऐसा ना हो आगे चल के. Now आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको क्वेश्चन कह रहा है evaluate each of these options and choose the option which you would adopt giving reasons. ठीक है, तो evaluation क्या होता है? आप pros and cons ही डिफाइन करते हैं. अब आपके पास ये 3 ऑप्शंस थे, उनमें से आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे एंड उसके आप रीजन बताइए. देखिए, मैं होता तो मैं तो इसी को करता, ठीक है, ये आंसर भी तो मैंने लिखा हुआ है. So would have gone with this option, would have explained the reason for administrative discretion in this scenario, right? And focused and explained that, see, in this situation, this is the best possible situation over here which solves the problem at hand, कि जो corporal violence हुआ है. At the same time, it sets an example, एक precedent भी वो कर देता है, और जो family थी वो जो disturb नहीं भी होती, right? So this is a situation of an ethical dilemma where a person has to make a very difficult decision over here. Right then, so moving on to the next case study. Now this case study is also about the ethical dilemma that a civil servant may experience in time of his career. So in this situation we have a scheme, एक situation है जहाँ पे that you are a secretary in a government. ठीक है, तो you are at the most highest level जो bureaucrat पहुँचता है most of the times, ठीक है. तो you are a secretary and your minister has proposed an unemployment grant, ठीक है. तो टाइम टू टाइम कुछ स्कीम्स के लिए, कुछ चीज़ों के लिए गवर्नमेंट कुछ चीज़ें करती है, तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट के लिए उन्होंने कुछ किया है. अच्छा, एंड इसकी वजह से जो पब्लिक एक्सचेकर है उसको बहुत खर्चा होगा. कोई भी ऐसी स्कीम होती है उसमें बहुत खर्चा होता है, ठीक है. तो यहाँ पे होगा Having already taken the decision, ये डिसीजन ऑलरेडी ली गई है, आपको बोला क्या कि आप एक रिसर्च कीजिए जिससे कि ये जो स्कीम है इसको सपोर्ट मिले थोड़ा सा, ठीक है. तो आप एक सेक्रेटरी है, आपको बहुत नॉलेज है, अवेयरनेस है, तो आप एक स्टडी कीजिए, एक रिसर्च कीजिए जिससे हमारी ये जो स्कीम है इसको सपोर्ट मिले यहाँ पे.
अब आपने रिसर्च भी करी यहाँ पे और आपने कोशिश करी कि आप इसमें पॉजिटिव्स निकाल सके, पर फिर भी, ठीक है, फिर भी आप इसमें यू फेल टू फाइंड सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन इट। अब क्या, अब आप मिनिस्टर के पास जाते हैं विद रेलेवेंट फैक्ट, स्टडीज जो भी आपने करी आप उनके पास जाते हैं, तो मिनिस्टर कहता है, आप बोलते हैं कि रिकंसिडर कीजिए अपनी डिसीजन को। मिनिस्टर कहते हैं देखो यार, ये इलेक्शन आने वाला है, हमको कुछ स्कीम चाहिए, हमें कुछ दिखाना है कि कुछ काम हो रहा है, ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए कि जो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स है आप उसको सप्रेस कीजिए, कर दीजिए, ठीक है, और ये जो स्कीम का जो है परसीव्ड सोशल इम्पैक्ट जो है वो जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है उससे कहीं ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है, तो हम परसेप्शन को यहाँ पे फोकस करेंगे। फर्दर इलेक्शंस आने वाले, जैसे मैंने अभी बोला आपको, सो इलेक्शंस आर ड्यू इन अ शॉर्ट टाइम, एंड जो पॉलिटिकल पार्टी अभी है, मतलब ये जो मिनिस्टर है, ये आगे भी रहेंगे। ऐसे नहीं कि आपने अभी पंगा ले लिया कि भाई इलेक्शन आने वाला, ऐसा नहीं चलेगा, ये अभी भी रहेंगे आपके पास, और अगर आपने इनको ऑफेंड किया देन आपको कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ सकते हैं। चलिए, सो यू आर एक्सपेक्टेड to fully cooperate in the scheme, in the situation, and make the scheme a success, however flawed the foundations may be। ठीक है, एज अ ब्यूरोक्रेट इन जनरल आपको, आपका काम क्या होता है, आपको पॉलिसी बता दी गई, आपको वो इम्प्लीमेंट करनी है। आप याद कीजिए जब हम पब्लिक सर्विसेज के बारे में बात कर रहे थे, सो इट इज अबाउट द सर्विस डिलीवरी, राइट, गवर्नेंस इज ऑल्सो अबाउट द सर्विस डिलीवरी एंड इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द पॉलिसीज। एक बार पॉलिसी बन गई, अब आपको इम्प्लीमेंट करना और अच्छे से करना उसको, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू थिंक। ओके, तो ये आपका यहाँ पे सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन में क्वेश्चन आपके पास है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा सा है, तो क्या करें, लिस्ट द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन दी अबव सिचुएशन। तो कौन कौन है स्टेक होल्डर्स? तो सबसे पहले हमारे पास सेक्रेटरी है, हु इज द मेन कैरेक्टर, राइट, देन देयर इज द मिनिस्टर। फिर कह रहे हैं कि इट विल कॉस्ट द पब्लिक एक्सचेकर हेविली, मतलब पब्लिक है ना, पब्लिक एक स्टेक होल्डर है, यहाँ पे लोगों का पैसा है, लोगों के प्रति अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। एंड द बेनिफिशियरीज ऑफ द स्कीम, जिनको ये ग्रांट मिलेगी, जिनको ये स्कीम का फायदा होना चाहिए, जो टारगेट ऑडियंस है वो, राइट, सो दीज आर द पीपल दैट आर द स्टेक होल्डर्स इन आवर सिनेरियो, इन आवर सिचुएशन। और इनके प्रोस्पेक्टिव इंटरेस्ट क्या है? सेक्रेटरी डज नॉट लाइक द स्कीम, उसको पसंद नहीं है स्कीम। इनफैक्ट उसको बोला जा रहा है कि आप कुछ अनएथिकल चीजें कीजिए, आप जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको सप्रेस कीजिए। उन्होंने रिसर्च करी, कोशिश करी कि स्कीम सपोर्ट हो जाए, यहाँ पे नहीं हो पा रहा उनसे, एंड ही जस्ट इज नॉट कन्विंस्ड अबाउट इट। ठीक है, इफ ही गोज अहेड विद द स्कीम देन ही मे एक्सपीरियंस कॉग्निटिव डिसोनेंस। कुछ याद आ रहा है, कुछ डेजा वू सा हो रहा है, कॉग्निटिव डिसोनेंस, व्हेन योर एटीट्यूड इज सेइंग समथिंग, राइट, किसी चीज के प्रति आपका एटीट्यूड कुछ है और आपको करना कुछ और पड़ रहा है, सो इट मे बी लीडिंग टू कॉग्निटिव डिसोनेंस। मिनिस्टर को कोई मतलब नहीं है, मिनिस्टर को बस ये है कि कुछ मैं दिखा दूं कि मैंने काम किया है, स्कीम करी है फॉर दी बेनिफिट ऑफ द पीपल। अब लोगों को फायदा होता है नहीं होता है मतलब नहीं है उससे, उनको ये बस उनकी वो स्कीम है वो इंप्लीमेंट होनी चाहिए, ये उनका काम है यहाँ पे। ठीक है, एंड इट रिफ्लेक्ट्स अ बिट ऑफ अ कैरलेस एटीट्यूड ऑल्सो। उनको कोई मतलब नहीं, वो कह रहे हैं कि नेगेटिव इंपैक्ट से कहते सप्रेस कर दे फिर, राइट, सो दैट इज द माइंडसेट ऑफ द मिनिस्टर इन दिस सिनेरियो। पब्लिक का पैसा लग रहा है, पब्लिक एक्सचेकर को लगेगा, टैक्स पेयर्स मनी, राइट, तो ये पब्लिक को नुकसान होगा यहाँ पे। एंड ऑल्सो विद रेफरेंस टू द ग्रांट, बेनिफिशियरीज को जो मिल रहा है उससे शायद उनको आउटकम ना मिले कुछ, तो ये कुछ कंसर्न्स है यहाँ पे, या इंटरेस्ट आप कह लीजिए। डिस्कस द एथिकल डायलेमा विच यू फेस इन दिस सिचुएशन। क्या है एथिकल डायलेमा यहाँ पे? एथिकल डायलेमा है कि आप ये करें, मिनिस्टर्स के ऑर्डर माने या नहीं माने, या अपने मन की सुने यहाँ पे। सो वन इज दिस, द अदर इशू इज कि अगर आप अपने मन की, मतलब अगर आप इस सिचुएशन में मिनिस्टर के साथ कोऑपरेट नहीं करते, इन दैट केस योर कैरियर में बी स्पॉइल्ड, राइट, आपकी शायद आगे हैरेसमेंट भी हो, सो दैट इज वन इशू। सो सेल्फ इंटरेस्ट, राइट, सो पर्सन का अपना इंटरेस्ट वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट, राइट, सो वन इज विद द पर्सन, सेक्रेटरी एंड द मिनिस्टर, उनकी रिलेशनशिप, देन सेल्फ इंटरेस्ट वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट। And also the person experiences a cognitive dissonance कि he is not convinced, उसको लगता नहीं है कि स्कीम अच्छी है, रिसर्च भी कर ली, स्टडी भी कर ली, कोशिश भी कर ली कि कुछ अच्छा मिल जाए, नहीं मिला उनको, राइट, तो ये कुछ इश्यूज है यहाँ पे।
नाउ व्हाट स्टेप्स कुड द पर्सन टेक, और यहां पे क्लियरली बता रखा है केस स्टडी ने कि क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि डू एज आस्क्ड बाय द मिनिस्टर। ठीक है, अब आप इसको इवैल्यूएट कीजिए, यहां पे लास्ट में लिखा हुआ है इवैल्यूएट ऑल ऑफ द स्टेप्स, तो आपको जो स्टेप्स दे रखे हैं। तो जैसा मिनिस्टर ने बोला है, नेचुरली दिस विल आप यू आर रिक्वायर्ड टू फॉलो इट। आपको जो ऑर्डर्स दिए गए हैं आपको फॉलो करने हैं। वेबर्स डेफिनेशन ऑफ अ गुड ब्यूरोक्रेट, राइट? सो यू आर सपोज टू फॉलो इट। सो यहां पे भी लिखा है यू आर एक्सपेक्टेड टू फुल्ली कोऑपरेट इन दिस सिचुएशन, एंड तो इररिस्पेक्टिव इट्स योर ड्यूटी, इट्स योर जॉब टू डू दैट। ठीक है, तो एक चीज यहां पे ये हो जाती है। एंड अदर थिंग इज कि आपका यहां पे एक कॉग्निटिव डिसोनेंस हो रहा है। ठीक है, कॉग्निटिव डिसोनेंस हो रहा है, एंड ऑल्सो यू आर नॉट कन्विंस्ड अबाउट दी स्कीम, उससे फायदा होगा नहीं होगा, ये आपको ये कन्विंस्ड नहीं हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ इश्यूज है इन दिस सिनेरियो। और आपको ये भी लगता है कि पब्लिक मनी को नुकसान होगा अगर आप यहाँ पे एप्टीट्यूड एंड वो ये जो फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर द सिविल सर्विसेज है, वेयर इट कॉल्स फॉर ऑब्जेक्टिविटी, टू बी इम्पार्टिसन, राइट, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, तो उनके वो एस्पेक्ट्स भी यहाँ पे आ जाते हैं, बिकॉज यू डोंट सीम कन्विंस्ड बाय दिस एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कीप अ पब्लिक इंटरेस्ट ओवर द सेल्फ इंटरेस्ट। ओके, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन से कि देखो आप स्कीम बड़ी अच्छी है सर, आप ये स्कीम लेके आए हो। ऐसा करते हैं कि स्कीम्स ना पब्लिक का ओपिनियन हो तो अच्छा रहता है, फीडबैक मिले लोगों को, एक सर्कुलेशन में भी रहती है चीज़ें, तो ऐसा करते हैं हम इसको पब्लिक डोमेन में इसको डाल देते हैं, राइट? तो कितनी सारी चीज़ें होती है, ड्राफ्ट पेपर्स होते हैं, आपने सुना होगा कि पब्लिक डोमेन में आया फॉर द फीडबैक ऑफ द पीपल, सो दैट कैन बी डन। ठीक है, सो लेट द पब्लिक डिसाइड वेदर इट वांट्स द स्कीम। अब ये ऐसा कभी होता नहीं है, बस पब्लिक से हम फीडबैक लेते हैं सो दैट वी कैन मेक सुटेबल चेंजेस इन दी पॉलिसी। नाउ इफ दिस हैपेंस एंड पब्लिक फील्स कि ये नहीं है, या इररिस्पेक्टिव नॉर्मली ऑपोजिशन ही आती है, सो इन दैट केस इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक चेंजेस ऑल्सो टू द स्कीम। ठीक है, इट स्नोबॉल्स इनटू अ कंट्रोवर्सी। कितनी बार हमने ऐसा देखा है। सो दिस इज अ प्रॉब्लम इन दिस सिनेरियो, इवन दो दिस विल क्रिएट अवेयरनेस। ठीक है, इट विल क्रिएट अवेयरनेस, बट मे बी द स्कोप ऑफ मेकिंग चेंजेस और चेंजिंग द माइंड ऑफ द मिनिस्टर, दैट बिकम्स अ बिट मोर डिफिकल्ट, कॉम्प्लेक्स नाउ। ओके, अब मिनिस्टर आपकी बात नहीं सुन रहा, आपके ऊपर कोई व्यक्ति है नहीं अब, so you are the secretary. Now what will happen? It suggests that you go to the media. आप मीडिया के पास चले जाओ सीधा, but this is an unethical behavior. तो सबसे पहले तो ये एक बहुत एक्सट्रीम रिएक्शन है। ठीक है, then it goes against the essence of होता है ना कि there is a hierarchy, so there is a political boss, you're going against him. You are expected to be neutral, politically neutral, anonymous. तो ये कुछ qualities है of a good bureaucrat. You're also violating the conduct rules. So you're bringing out the information, but you're doing it in the wrong way. So this is the problem in this step over here. Now, how can you deal with such a situation? ठीक है, अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है तो वो क्या हो सकता है? तो ये तो आपने देख लिए इतने सारे ऑप्शंस, बट इसके बियॉन्ड ऑल्सो। एंड बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? I would say that if I was in such a situation, then in that case, first of all, मेरा खुद का है कि देर इज नेवर देर इज ऑलवेज अ स्कीम जिसके पॉजिटिव्स होते हैं, नेगेटिव्स होते हैं, ऐसी कोई पॉलिसी होती ही नहीं है पहली बात तो। सो मे बी इट्स माई परसेप्शन दैट इज अ बिट रॉन्ग ओवर हियर, सो दैट कुड बी अ सिचुएशन, बट in any case what can be done is that the secretary pursues the minister, tries to bring about a change, या धीरे धीरे वो होते हैं ना, थोड़ा थोड़ा करके बोले या सर ऐसा नहीं, ऐसा कर लेते हैं इसको, पॉलिसी को चेंज। तो ब्रॉड फ्रेमवर्क शायद सेम रहे, बट कुछ माइन्यूट चेंजेस कर दे, थोड़ा इधर उधर कर दे, सो दैट द स्कीम्स बिकम्स मोर रिसेप्टिव एंड मोर बेनिफिशियल टू द सोसाइटी। ठीक है, तो वो कुछ चेंजेस कर सकते हैं, टेकिंग द मिनिस्टर इनटू कॉन्फिडेंस। और आपके पास एक टैक्ट है भी, आप सेक्रेटरी बने ऊपर तक, तो आपके पास वो टैक्ट है। यू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विद द मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज थ्रू योर कैरियर, थ्रू डिफरेंट हायरार्कीज, तो आपको ये एक्सपीरियंस भी है, एक्सपर्टीज भी है यहाँ पे। ठीक है, सो दैट कुड बी एन अप्रोच ओवर हियर। नेक्स्ट, obviously any policy that is made, it should go to
in a democratic society, it should go to the public domain for feedback, right? So that could be a next step after making suitable changes. It could go in for the public feedback, taking the minister into confidence, right? So this is how you can approach it. So basically, it's about perseverance, bringing about an attitudinal change in the minister's mindset, or your fortitude also in a way, right? So ये कुछ qualities है which has to be reflected when you're writing the answer to this case study over here. So this is it. Now moving on to the next case studies, हम 3 कर चुके हैं. Now moving on to the 4th case study. Now this is an interesting case study over here. This case study is talking about a situation, एक ethical dilemma है यहाँ पे. ठीक है, सारी case studies dilemma के ऊपर ही based होती है. So this case study is telling us about the concerns. एक district magistrate है, right? So you are a district magistrate और आपको पास कुछ complaints आई. Basically you are in a place where there is a large number of transgenders. ठीक है, तो बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स हैं वहां पे. और कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा, यू आर पासिंग थ्रू सिग्नल और सिग्नल पे देयर आर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी. ठीक है, सो दे आस्क फॉर मनी, सो दे आर बेगिंग ओवर हियर, एंड इट्स वेरी कॉमन फॉर देम टू इवन कर्स द पर्सन. ठीक है, या फिर ब्लेस और कर्स, सो दैट ऑल्सो हैपेंस. नाउ इन सच अ सिचुएशन द कम्यूटर्स जो है, जो ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पे रोड पे, उन्होंने एक कंप्लेन किया है कि देखो हमारी ना हैरेसमेंट हो रही है, हम लोग सिग्नल पे रोकते हैं ज़बरदस्ती हमारे साथ. ठीक है, तो ये हमारी हैरेसमेंट हो रही है यहाँ पे और ट्रैफिक जंक्शंस के ऊपर, एंड दिस इज़ नॉट फाइन, दिस इज़ नॉट ओके, और आपको कुछ काम स्टेप्स लेने चाहिए सो दैट वी आर नॉट हैरेस्ड. नाउ अब आप इसको आगे परस्यू करते हैं. सो यू टॉक टू द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी. वो बोलते हैं देखिए हमारे पास कोई और चारा है नहीं, हम लोग बहुत डिस्क्रिमिनेटेड है इस सोसाइटी के अंदर. ठीक है, सबको पता है जेंडर बेस्ड तो है ही है, ट्रांसजेंडर इज फर्दर मोर. हमारे बहुत प्रेजुडिसेस है, हमने स्टीरियोटाइप कर रखा है, प्रेजुडिसेस है, एंड अल्टीमेटली डिस्क्रिमिनेशन है. ठीक है, तो फैमिलीज भी उनको निकाल देती है घर से, एक्सेप्ट नहीं करती है उसको. अगर फैमिली में कोई ट्रांसजेंडर बॉर्न हो जाए, एक्सेप्ट नहीं करना उसको. सो दिस इज अ प्रॉब्लम, राइट? तो हमको कोई और सोर्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं है. अगर हम कोई काम भी करना चाहे हमें नहीं मिलेगा, हम स्कूल में पढ़ना चाहे हमें पढ़ने नहीं देंगे, तो हम करें तो क्या करें, राइट? सो दिस इज द सिचुएशन ओवर हियर. नाउ यू आर इन एन एथिकल डायलेमा कि आप यहाँ पे एक्शन कम्यूटर्स, यू आर एक्सपेक्टेड टू इम्प्लीमेंट द लॉ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कम्प्यूटर्स, बट एट द सेम टाइम, ठीक है, और बेगिंग भी एक इज नॉट अ लीगल प्रोफेशन. ठीक है, इट्स एन इलीगल थिंग. And on the other hand, you have to be sensitive to the cause of the transgender community. Now let's look at this question over here. So describe the ethical issues involved in this case. Discuss the attitude of the people towards transgenders in general. I think I have explained this. ठीक है, तो ethical issues यहाँ पे मैं आपको already explain कर चुका हूँ यहाँ पे. तो ये हो चुका है. ऐसा क्यों है? People's attitude, discuss the attitude. So it's basically about एक prejudice है, discrimination है यहाँ पे. People believe that it may lead to a bad omen, superstitious है लोगों के मन में. ठीक है, and जो एक conventional norm है about the boy and a girl, ठीक है, तो that comes in between. So this is not normal, this is not accepted by the society, और ये एक concern है यहाँ पे. ठीक है, लोगों की concern है यहाँ पे. Lots being done in the present times to correct this issue situation. ठीक है, देयर इज ऑल्सो टॉक अबाउट कि हम जो फॉर्म्स भरते हैं मेल और फीमेल होता है वहाँ पे एक ट्रांसजेंडर का भी होना चाहिए. तो टॉयलेट्स में भी चेंजेस होने चाहिए कि स्पेशल टॉयलेट्स फॉर ट्रांसजेंडर्स. तो उसके ऊपर रिजर्वेशन पे भी बात हो रही है. सो थिंग्स आर बीइंग डन और बहुत टाइम लगेगा उसको, राइट? सो बाय एंड लार्ज वी हैव अ वेरी प्रेजुडिस्ड एंड अ डिस्क्रिमिनेटरी काइंड ऑफ अ सोसाइटी ओवर हियर, राइट? नाउ what actions could you take? What possible course of action can be undertaken in such situation? Discuss the merits and demerits. ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? बेसिकली क्या है, आप सबसे पहले तो आप बात करेंगे कि कम्यूटर्स है, तो जो उन्होंने कंप्लेंट की है आप उसके ऊपर एक्शन लेंगे. यहाँ पे नेचुरल सी बात है, आपको ऐसा बोला गया है तो आप वहां पे एक्शन लेते हैं. एनीवेज बेकिंग इज नॉट अ लीगल थिंग टू डू, राइट? सो यू इम्प्लीमेंट द लॉ, बट देन व्हेन यू डू दिस देयर इज द डीमेरिट आल्सो, एंड बिग डीमेरिट. इनके लाइवलीहुड का क्या होगा, ट्रांसजेंडर्स.
So this is a concern and a serious concern at that, right? So this cannot be आप एक कि आपको एक लॉ इम्प्लीमेंट करना है, आपको जैसा बोला कि आप वैसे करते हैं, नहीं. इन दिस केस यू हैव टू हैव कंपैशन टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन. अगेन अ फाउंडेशनल वैल्यू, राइट? यू हैव टू बी ऑब्जेक्टिव ऑल्सो एंड ऑल्सो ट्राई टू फाइंड एन इनोवेटिव सोल्यूशन. तो ये तो आप थोड़ा पीछे रह रहे हो अपने काम से. चलिए, अब आप सेंसिटिव थे इस इशू के बारे में. सेकंड स्टेप, आप सेंसिटिव थे तो आप कहते हो कि ये क्या कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर तो ऐसे ही है, डिस्क्रिमिनेशन तो होती है, प्रेजुडिस, कैसे लाइवलीहुड नहीं होगा तो कैसे रहेंगे, ठीक है, तो इनह्यूमन है, तो आप एक्शन नहीं लेते यहाँ पे. अब जब आप एक्शन नहीं ले रहे यहाँ पे, देन क्या हो रहा है? देन इन दैट केस यू आर इन अ वे, आपको पता है कि बेगिंग हो रही है, आपके नोटिस में है कि बेगिंग हो रही है, आपके नोटिस में है दैट द पीपल आर गेटिंग इनकन्वीनियंस बट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट. So this amounts to dereliction of duty. ठीक है, so this amounts to dereliction of duty. This is not something that is expected of you. So this is a wrong thing to do. And beyond that, it amounts to collusion. क्योंकि आप knowingly, आपको पता है, फिर भी आप कोई action नहीं ले रहे. So somewhere you are in collusion with what is happening. तो ये भी आपके लिए गलत है यहाँ पे. एक चीज और हो सकती है, right? पर उसमें भी प्रॉब्लम है. एक्चुअली इसमें कोई ऐसा एक्शन था ही नहीं जहां पे वी कैन से कि भाई 100% करेक्ट है. सो थर्ड एक्शन इज डू समथिंग, यू नो, एक्सप्रेस अ बिट ऑफ अ गाइडलाइंस कि ट्रैफिक का जो सिस्टम है वो अफेक्ट ना हो. ट्रैफिक जाम हो रहा है ना बिकॉज ऑफ हैरेसमेंट एंड बेगिंग जो हो रहा है. एंड हैरेसमेंट भी जरूरी नहीं कि हैरेसमेंट हो रहा है, इट्स जस्ट दैट पीपल आर बेगिंग, तो उससे हैरेसमेंट फील हो रही है. एनीवेज, it is also causing traffic management issues. So what can be done is कि traffic management के लिए कुछ guidelines establish कर दे कि ये choke point से यहाँ पे नहीं होगा, strict थोड़ा सा vigilance रख ले यहाँ पे, ठीक है? So that can be done. And on the other hand, take certain steps so that we can mainstream the transgender community. ठीक है, तो मेन स्ट्रीम करे, एटीट्यूडनल चेंज लाने की कोशिश कीजिए, करे. वी फोकस ऑन इनकलकेटिंग वोकेशनल स्किल्स सो दैट वो अपने आप, उनको डिपेंडेंस ना रहे ऑन बेगिंग. क्या लिखा है ना, ओनली सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, एंड वन रीजन इसकी एजुकेशन नहीं है, दे वर रिजेक्टेड फ्रॉम द फैमिली, राइट? सो वी फोकस ऑन दैट पार्ट ओवर हियर. ठीक है, तो ये हम यहाँ पे कुछ स्टेप्स यहाँ पे ले सकते थे. ओके, तो ये अब इसमें प्रॉब्लम क्या, मैंने पहले बताया था कि हमारे पास ऐसा कोई स्टेप नहीं है जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो यहाँ पे. तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है दैट जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, राइट, दे हैव नॉट बीन एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी. और ऐसा नहीं है कि एकदम ओवरनाइट हो जाएगा. इनफैक्ट दिस मे टेक years and years to come. सो दिस इज टेकिंग टाइम. ऐसे नहीं कि वोकेशनल स्किल्स भी अगर आज भी कर दिया हमने तो भी उसको टाइम लगेगा. So this is not going to support, not going to sustain, and this requires a long gestational period. What can be done is, ये भी है, मतलब ये तो हमें करना ही पड़ेगा. But what I suggest is that डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास कुछ फंड्स होते हैं, ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल पावर्स होती है, कुछ फंड्स होते हैं केस टू केस बेसिस, या फिर सीएम रिलीफ फंड. सो ही कैन यूज दोस डिस्क्रिशनरी थिंग्स एंड फोकस ऑन, यू नो, कोई गवर्नमेंट की स्कीम है जैसे कि लाइवलीहुड मिशन है आपका, या स्किल के ऊपर है, स्किलिंग के ऊपर, या एनीथिंग, तो उस पर फोकस करके उनको वहां डाइवर्ट किया जाए. सो दिस इज समथिंग दैट कैन बी डन, दिस इज समथिंग दैट इज प्रैक्टिकल ऑल्सो. बाकी ये काम तो करना है लॉ, पर इसको थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा नहीं बहुत टाइम लगेगा, राइट? सो दिस इज व्हाट कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय द डीसी ओवर हियर. और ऐसा हमने देखा है कितनी बार कि कुछ डीसीज है उनको सम्मानित किया गया है, पुरस्कारित किया गया है फॉर डूइंग समथिंग एक्सेप्शनल. ठीक है, तो ये चीजें आप यहाँ पे इसको बता सकते हैं, राइट? देन सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट case study over here, that is the fifth one. Now this case study is something that is quite contemporary. जैसे कि आप ये इसको पढ़ सकते हैं यहाँ पे, a state has been stuck with floods. तो ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ पे फ्लड्स का, मतलब फ्लड्स हर जगह होते हैं, अर्बन फ्लड्स भी चल रहे हैं यहाँ पे, राइट? सो कहीं ना कहीं ये फ्लड्स के इश्यूज रहते हैं. नाउ देयर इज अ सिचुएशन वेयर एक स्टेट है जहाँ पे फ्लड्स आ रखे हैं एंड देयर इज अ क्राइसिस, देयर इज अ डिजास्टर इशू, और लोगों में बहुत गुस्सा है,
गुस्सा क्यों है? फ्लड्स आ रखे हैं, सरकार कुछ करना चाह रही है अब यहाँ पे, पर बहुत गुस्सा है. पीपल आर एंग्री विद द थिंग्स दैट आर टेकिंग प्लेस. क्यों? बिकॉज जो प्रायोरिटी दी गई, जब डिजास्टर हुआ तो प्रायोरिटी वहां दी गई जहां से जो रूलिंग क्लास के जो एमपीज और एमएलएस है वहां पे प्रायोरिटी दी गई थी. राइट? सो द फ्लड रिलीफ उनको वहां पे प्रायोरिटी के बेसिस पे दी गई एज कंपेयर टू कि सबको नहीं दी गई, पहले प्रायोरिटी उनको दी गई फिर बाकी जगह पे गई. तो इससे लोगों में बहुत गुस्सा था. राइट? नाउ देयर हैज बीन इंसिडेंट्स वेयर पीपल हैव फिजिकली अटैक्ड द रिलीफ पर्सनल. ठीक है, तो फिजिकली अटैक भी किया यहाँ पे. अब यहाँ इट इज अ विंटर एंड देयर इज अ थ्रेट ऑफ एडवर्स वेदर इन द कमिंग वीक. यू हैव बीन ब्रॉट इन एज द न्यू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बिकॉज जो पिछला वाला डीसी था उसके अगेंस्ट कंप्लेंट थी, लोग गुस्सा थे उसके अगेंस्ट, तो गवर्नमेंट ने उसको चेंज कर दिया, ट्रांसफर कर दिया. ठीक है, सो ट्रांसफर ड्यू टू पब्लिक प्रेशर ऑन द पॉलिटिकल लीडरशिप. नाउ योर सीनियर, आपके सीनियर ने कहा है दैट यू हैव टू गिव स्पेशल अटेंशन टुवर्ड्स द सेम लोकेलिटी. मतलब कि डीसी चेंज हो गया पर आपको वही काम करना है जो पहले गलत हो रहा था कि इमीडिएट रिलीफ हो रही है. इट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू जो इलेक्टेड क्लास है जिन्होंने रूलिंग पार्टी के मेंबर्स को वोट किया था, तो वहां पे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के बेसिस पे. ठीक है, तो वहां पे आपको वोट देना है. अब नेचुरली ये एक एथिकल इशू है यहाँ पे. राइट? तो सबसे पहले ब्रिंग आउट एंड डिस्कस द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व्ड इन द अबव केस. तो यहाँ पे एथिकल इश्यूज क्या है? एथिकल इशू ये है दैट you as a civil servant, you are supposed to be, or anybody in the government actually, irrespective of who has voted you in power, you are expected to see everybody equally. So you are supposed to be neutral, you are supposed to be objective and impartisan. Now this is something that is a value that is mentioned, specified in the foundational values and aptitude for civil services. ठीक है, तो ये उसका भी पार्ट है यहाँ पे. अच्छा, तो यहां पे क्या है, आपको जो सीनियर ने बोला है, सीनियर ने आपको ऑर्डर दिया है पर आपको ऑब्जेक्टिवली काम करना है. ठीक है, तो ये चीज है यहां पे. सो प्राइमरी एथिकल इशू ओवर हियर. एंड अदर थिंग इज दैट यू हैव टू इम्प्लीमेंट द स्कीम. अब आप पे लोग पत्थर भी फेंके, आपको फिर भी लोगों तक सहायता प्रोवाइड करनी है और विंटर भी आ रही है. ठीक है, तो और अर्जेंसी के साथ काम करना पड़ेगा. नाउ तो ये आप यहां पे बता दीजिए कि द एथिकल इशू दैट इज देयर. ठीक है, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? सजेस्ट द राइट कोर्स ऑफ एक्शन. सो व्हाट इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन? अच्छा, एक चीज है, राइट कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब होता है, केस स्टडी के जो आंसर्स होते हैं ना, दो तरह के हो सकते हैं. सो वन इज व्हेन यू हैव लाइक व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल विद यू एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन, और चूज एनीथिंग. अगर आपको कुछ इनोवेटिव लगता है तो आप चूज कीजिए. ठीक है, तो ऑप्शंस के आप मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बताते हैं या आप उसको इवैल्यूएट करते हैं, जैसे मर्जी पूछ ले, पर यही है. और एक है विच इज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब मैं पहले ये करूंगा फिर ये करूंगा फिर ये करूंगा, दैट इज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन. तो एक फ्लो चार्ट टाइप में ये चलता है. अच्छा, सो व्हाट इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन ओवर हियर? सबसे पहले जो सिविल सर्वेंट है उसको ऑब्जेक्टिवली काम करना है, उसको न्यूट्रलिटी के साथ काम करना है, एंड ही हैज टू बी वेरी क्लियर एंड आर्टिकुलेट अबाउट इट. ठीक है, सो दैट प्रेशर दैट इज कमिंग फ्रॉम द टॉप वो आना बंद हो. ठीक है, तो ये आना बंद हो यहाँ पे. इट हैज टू बी डन विद दैट स्पिरिट ऑफ न्यूट्रलिटी, बीइंग इम्पार्टिसन, बीइंग ऑब्जेक्टिव. जैसे प्रायोरिटी है वैसे ही काम करना है. एंड इन सच अ सिनेरियो, क्योंकि ये डीसी को चेंज किया गया है, अभी चेंज करके हटे हैं बिकॉज ऑफ द पब्लिक प्रेशर, तो आपको इमीडिएटली चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, सो दैट इज वन थिंग दैट इज अवेलेबल विद यू, इट्स इन योर फेवर राइट नाउ. सो यू हैव टू इम्प्लीमेंट योर ऑफिस विद न्यूट्रलिटी. यहाँ पे आपके पास प्रेशर जरूर है बट यू आर्टिकुलेट एंड यू गो अहेड विद दिस थिंग. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट टू इट, राइट? The second part is about how you proceed with the situation where the people, your personal, जो personal है आपके, जो staff है, जो relief members है, they have been attacked. तो उनके बारे में people are not receptive to what you're doing because there is a trust deficit over here. How do you deal with the trust deficit? सबसे पहले information dissemination, right? So disseminate, highlight the priorities of the government.
राइट क्या गवर्नमेंट कर रही है, कैसे कर रही है, उसको वापस से री एम्फेसाइज कीजिए विद योर एक्शंस व्हेन यू डूइंग एंड फोकसिंग ऑन द रिलीफ वर्क विद द ऑब्जेक्टिविटी, द पब्लिक विल सी थ्रू इट, राइट. सो दिस इज समथिंग दैट कैन बी डन. सो विन ओवर द पीपल, ठीक है, परस्यूएशन को वहां पे आप लाइए, यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस के एस्पेक्ट को यहाँ पे लेके आइए. सो वर्क ऑन दिस थिंग. यू कैन यूज द पुलिस फोर्स. अगर ये फिजिकल इंसिडेंट्स होते हैं, लोग एंगर में आ चुके हैं, तो यूज द पुलिस फोर्स फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द पीपल हु आर प्रोवाइडिंग रिलीफ. ठीक है, उनको अटैक नहीं करना चाहिए, अनएथिकल है, तो पुलिस को लेके आइए ताकि थोड़ा शक्ति मिले, वहां पे सपोर्ट मिले यहाँ पे, राइट. सो दैट कैन बी डन. बियॉन्ड दिस, अब ये विंटर आ रखी है, पानी है, पानी ठंडा होगा बहुत, राइट. सो इमीडिएट रिलीफ मेजर्स, बीमारियां हो सकती है इस टाइम के अंदर. सो विंटर के चलते measures have to be taken, focus on rehabilitation, focus on food and medicines, whatever support is required, that has to be provided on a priority basis, right. So this is how we approach this case study over here. Okay, so this case study is over. Now moving forward to the next case study. Okay, now we are on the 6th case study, and this is talking about the encounter thing, extrajudicial killing for rectifying of the crime problem in our country. So let's look at this. तो case study कहता है, a state has been notorious for high rate of crimes and illicit activities. अच्छा, एक चीज बताऊं, ये case study जो you can quite relate it to what is happening in certain states. ठीक है, तो ये इनकाउंटर किलिंग्स काफी न्यूज के अंदर था, एंड नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हैड आल्सो एंटर्ड इनटू इट, राइट. तो ये ऐसे नहीं है कि ये किसी ने मनगढ़ंत बनाया है, बट नॉर्मली इट इज फ्रॉम द न्यूज़पेपर. ओके, तो एक स्टेट है जहां पे बहुत क्राइम का प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है. फर्दर जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, मतलब आप पुलिस वाला उसको लेके भी आया जस्टिस के पास, जज के पास, जुडिशरी में लेके आया, तब दे आर नॉट एबल टू प्रूव, ठीक है, कन्विक्शन करा नहीं पा रहे इन दैट केस, एंड द क्रिमिनल गोज स्कॉट फ्री. ठीक है, सो दिस इज द सिचुएशन, एंड देन देयर इज अ हाई पेंडेंसी ऑफ केसेस ऑल्सो. फर्दर कुछ काम करना चाहते हैं तो फिर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है कि आप ऐसे काम कीजिए, आप ऐसे काम कीजिए. सो नॉर्मली ऑफ द पॉलिटिशियंस, ठीक है, तो पॉलिटिशियंस की वजह से काम करा नहीं जा रहा. नाउ इन सच अ सिचुएशन देयर इज अ सेंस ऑफ लॉलेसनेस. ऐसा लग रहा है कि लॉ है ही नहीं वहां पे, बिकॉज क्रिमिनल जस्टिस काम नहीं कर रहा है, इट्स ओवरबर्डन्ड, एंड देन it is difficult for the police to conduct investigation without external influence. So there is a sense of lawlessness. Now in the meantime, the police force has got into the habit of encounter killing. So we find increasing number of encounters of alleged criminals, ठीक है, again मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, alleged criminals, rather than catching them and follow due process. So popular opinion भी जो है, public sentiment है, वो इसके फेवर में है, ठीक है, of this method, and the result has been a general declining trend in crime. ठीक है, अब इसको एक बार इसके ethical perspectives देख लेते हैं. So analyze the issue from different ethical perspectives. क्या ethical perspective है यहाँ पे? ठीक है, on one hand ऐसा देखा जा रहा है कि बात कर रहे हैं कि ये एक्शन लेने से क्राइम कम हो रहा है यहाँ पे, बट देन द एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको देखें, यहाँ पे जो मीन्स है ना, डिओंटोलॉजिकल, ठीक है, जो मीन्स है वो गलत मीन्स से आप काम कर रहे हो. इनफैक्ट दिस गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द रूल ऑफ लॉ ऑल्सो, राइट. तो ड्यू प्रोसेस के हिसाब से आपको काम करना है. फर्स्ट यू हैव टू एस्टैब्लिश कि कोई क्रिमिनल है या नहीं है, तो हम ड्यू प्रोसेस को यहाँ पे वायलेट कर रहे हैं. सो वी आर गोइंग अगेंस्ट द मीन्स एंड यू आर यूजिंग द मीन्स ऑफ मर्डर, राइट. सो किलिंग और एनकाउंटर, so you're using that means, and beyond that, जो क्रिमिनल है या जिसको आपने पकड़ा है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, alleged criminal, आपको क्या पता, आपने उसे establish करना है ना, तो हो सकता है किसी को भी पुलिस पकड़ के ले जाए. So that person has the right to be heard and to prove himself not guilty. ठीक है, तो right to be heard, वो एक right होना चाहिए. यहाँ तो पहले गोली मारते हैं फिर बात करेंगे, ये तो चल नहीं सकता. So encounter यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे. सो दिस इशू अगर हम एथिकल पर्सपेक्टिव से देखें, ये वाली बात है. यहां पे कॉन्सिक्वेंस बोल रहे कि हमारा एक्शन से क्राइम तो कम हो रहे हैं, यही पुलिस बोल रही है कि हम कर रहे हैं क्योंकि हम बाकी चीजें हमें करने नहीं दे रही और हम इसलिए ऐसे कर रहे हैं.
सो कॉन्सिक्वेंस पे फोकस है यहाँ पे, एंड रिजल्ट पे फोकस है, पर मीन्स पे फोकस नहीं है, ठीक है। मीन्स गलत है वहां तक जाने के लिए। एंड बियॉन्ड दैट द राइट ऑफ दैट इंडिविजुअल हु हैज बीन कॉट, ठीक है, चांसेस है क्रिमिनल होगा, पर हो सकता है नहीं भी हो सकता है इज फ्रेम्ड। सो इन दैट केस द पर्सन हैज द राइट टू बी हर्ड। नाउ what could be the effects on the police administration and the society of such a strategy? लोगों को वैसे तो अच्छा लग रहा है ये, तो अब पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या इम्पैक्ट होगा इससे? सी, पुलिस का काम क्या होता है? क्रिमिनल को पकड़ना, ये पकड़ नहीं रहे हैं, एंड समवेयर वी सी दैट द पुलिस इज गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ टेकिंग द लॉ इन इट्स ओन हैंड, राइट? So in the long run, what we are going to see is lack of discipline. So discipline के reference में we are going to see issues over here. We are going to see a situation where the police is used as an instrument, ठीक है, by the powerful class. अगर investigation influence कर सकती है, तो can't the police be used to target certain individuals without any accountability? ठीक है? So power comes with accountability. Power के साथ accountability भी होनी चाहिए. So there are certain concerns with the functioning of the police administration. Investigation के convenience के चक्कर में they may just exterminate people. तो ये सारे गलत चीजें यहाँ पे। Then society के बारे में अगर बात करें तो society का क्या है? अभी तो society को अच्छा लग रहा है। So in the short duration, short vision के point of view से अगर देखें तो it seems कि ये ठीक है, यहाँ पे केस स्टडी में लिखा भी हुआ है। बट इन द लॉन्गर रन अगर हम एनालिसिस उठा के देखें, हम नॉर्मली देखते हैं दैट द पीपल हु आर फ्रॉम द माइनॉरिटी, ठीक है, माइनॉरिटी वल्नरेबल सेक्शंस, उनके चांसेस है कि वो पकड़े जाएंगे, ठीक है, उनके अगेंस्ट एनकाउंटर होगा। अच्छा, बियॉन्ड दिस देयर मे बी अ सिचुएशन दैट विल लीड टू फेयर साइकोसिस, कि लोगों को लगेगा कि अगर हमने कुछ किया, द पुलिस इज ट्रिगर हैप्पी, तो छोटी छोटी बात पे भी हम पे गोली चल सकती है एंड वी मे लूज आवर लाइव्स। सो दिस मे क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ फेयर साइकोसिस, राइट? तो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये अच्छा नहीं है। एंड बियॉन्ड दिस द पुलिस में बी इन द इट मे बी हैंड इन ग्लव विद द करप्ट पॉलिटिशियंस, तो ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, कभी कभी ऐसे भी न्यूज में आता है कि ये वाले इस पार्टी के गूंस है, ये गुंडे दूसरे पार्टी के साथ है, तो ऐसे भी बोलते हैं। सो कहते हैं जब पार्टी चेंज होती है तो इनकाउंटर किलिंग्स आप बहुत देखोगे, राइट? सो एक ट्रेंड्स ये भी होते हैं यहाँ पे। सो दिस इज हाउ इट मे अफेक्ट दी सोसाइटी इन द लॉन्गर रन। नाउ एज एन एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू इम्प्रूव द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन? ठीक है, आपका एक ओपिनियन मांग रहा है यहाँ पे, तो what advice would you give in this situation? So see, हमारे पास एडवाइसेस बहुत है, तो अपना बताने की जरूरत नहीं है, सबसे पहली बात। तो we have the advice of सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, then there have been lot of recommendations। सबसे फेमस है प्रकाश सिंह कमेटी रिपोर्ट, जो कहती है that we need to strengthen the investigation component, ठीक है। जो 3rd डिग्री टॉर्चर वगैरह होता है, इसकी जरूरत नहीं है, अच्छी इन्वेस्टिगेशन होगी तो हम उनको कन्विक्ट कर पाएंगे। और इसके लिए कहते हैं दैट वी कैन सेपरेट द इन्वेस्टिगेटिव पार्ट। पुलिस के 2 पार्ट होते हैं ना, एक इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम आइडेंटिफिकेशन एंड देन लॉ एंड ऑर्डर, तो उन दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेट करो एंड फोकस ऑन द ट्रेनिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन वाला कंपोनेंट, ठीक है। तो ये काम यहाँ पे किया जा सकता है, तो फोकस ऑन इन्वेस्टिगेशन कंपोनेंट ओवर हियर। बियॉन्ड दिस वी नीड टू क्रिएट अ पुलिस फोर्स दैट इज अकाउंटेबल, राइट? सो पुलिस अकाउंटेबिलिटी के लिए कुछ संस्था बनानी चाहिए। सो वी कैन हैव अ पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी, अगेन रिकमेंडेड हियर। देन वी नीड टू हैव समथिंग, अब यहाँ पे भी देख रहे थे पुलिस में बी आई एम सेइंग दैट पुलिस इज नॉट न्यूट्रल एंड ऑब्जेक्टिव। तो पुलिस को ऑब्जेक्टिव मतलब उसको न्यूट्रल बनाने के लिए, जो ओवरबेयरिंग पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उसको करने के लिए, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए वी कुड हैव एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटमेंट्स, पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर्स ऑफ ऑफिसर्स, ठीक है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉलिटिकल क्लास। तो ऐसा कोई स्टैट्यूट बना सकते हैं, ऐसा कोई लॉ बना सकते हैं जो इससे काम करे, राइट? सो दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट कैन बी यूज्ड ओवर हियर, ठीक है। यही चीज है कि अगर आपने रिकमेंडेशंस भी देनी है, इट्स बेसिकली आप पढ़ चुके हो, आपके पास इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए अभी दैट यू आर एबल टू कोट फ्रॉम अदर पीपल्स व्यूज हो यहाँ पे, ठीक है। ओपिनियंस, रिकमेंडेशंस, कमिटीज, वो आप यहाँ पे बताएं, right? Then so this concludes
this case study and now moving forward to the next one. Now this is a very interesting case study and this is related to the Sabrimala temple, right? तो Sabrimala temple and certain other temples जहाँ पे women entry के बारे में movement शुरू हुई थी. So let's look at the case study over here and then we'll move on to the questions. तो सबसे पहले case study बोल रहा है that you as a person, आप एक police officer हैं and you are a very religious person. ठीक है, तो you are a very religious person and strongly believe in the socio-cultural beliefs. Now you are recently posted, ठीक है, you are recently posted as an IPS officer and you, in a district where there is a widely revered shrine. ठीक है, तो एक shrine है वहाँ पे, जैसे कि साबरीमला टेम्पल में there is a shrine of the Lord Ayyappa and कहा जाता है that you know she is a brahmachari, so the woman in the menstruating age, so she shall not enter and worship this shrine. ठीक है, तो ये एक practice है, एक प्रथा है यहाँ पे. ठीक है, so this is a socio-cultural belief and somebody who's religious would like to believe that. Okay. Shortly after you take charge, आप वहाँ पे आए, यहाँ पे you find considerable tension building up in the district on the question कि क्या women की entry वहाँ पे allow की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए. Right, so it could be any shrine, it could be anything जहाँ पे women is not permitted, right? तो socio-cultural भी है या फिर tradition रहा है for the years, तो ये नहीं होना चाहिए. Now in this backdrop, Supreme Court ने favor किया है women को कि उनको allow किया गया है to enter the shrine, and you are aware that there is considerable resentment. ठीक है, लोगों की भावनाएं affect हो गई यहाँ से, तो naturally there was a lot of resentment. Now you are aware that there is, हाँ, तो you are aware of this thing, बहुत हो गया awareness. Now additionally, several political parties and religious groups, ठीक है, उन्होंने कहा कि हम ऐसे होने नहीं देंगे, ये क्या है यहाँ पे. ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि हम ऐसा अलाउ नहीं करेंगे, हमें ये पसंद नहीं है, तो आप ऐसे कैसे रिलीजन के चीज़ों में घुस सकते हैं. So they said that we are going to launch a campaign to defend the tradition. In few weeks, the traditional annual pilgrimage is going to commence. ठीक है, तो pilgrimage होने वाली यहाँ पे, and you suspect that if the situation is not diffused, it might lead to law and order problems. ठीक है, तो लॉजिकल सी बात है, ये तो होना ही था और ये हुआ भी था. जब साबरीमला टेम्पल का हुआ था इंसिडेंट, ये तो हुआ था. Now what are the issues at stake here? सबसे पहला इशू क्या है? Imagine the women are entering the shrine, right? So their safety may be at stake. So safety of the women. And अगर मैं इसको और ऊपर लेके जाना चाहूँ, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि safety of the people near abouts plus the law and order situation in the entire district could be under threat. Then there is political pressure also. Political pressure and you may be required to work against, आप पे pressure डाला जाएगा कि आप अपना action लीजिए against the constitution, against the directions that have been given by the Supreme Court. और आपकी खुद की पर्सनल बिलीफ्स भी यही चाहती है एक्चुअल में. तो आप तो फेवर में थे, ठीक है, आप वी आर थिंकिंग, अज्यूम दैट यू आर इन फेवर ऑफ दिस थिंग. ठीक है, तो आप ऐसा चाहते हैं, बट एज अ सिविल सर्वेंट, हम नेक्स्ट पार्ट में हैं. डू यू सी एनी एथिकल डायलेमा, एनी डायलेमास इन द अनफोल्डिंग सिचुएशन? यस, देयर इज अ डायलेमा ओवर हियर. डायलेमा इज दैट यू आर रिक्वायर्ड, आप एक रिलीजियस पर्सन है एंड यू स्ट्रांगली बिलीव इन द प्रिजर्वेशन कि हमें ये चेंज नहीं करनी चाहिए, जो प्रथा है, ट्रेडिशंस है, हमको उसको चेंज नहीं करना चाहिए. बट यू आर एन IPS ऑफिसर, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द लॉ, और अभी लॉ कहता है कि आपको अलाउ करना है एंट्री ऑफ वुमेन, जो ट्रेडिशन के हिसाब से परमिटेड नहीं था पहले. राइट, सो योर पर्सनल बिलीव्स आर इन कॉन्ट्रडिक्शन विद योर ड्यूटी. एंड अगर हम वापस उसमें आए, फाउंडेशनल वैल्यूज एंड एप्टीट्यूड, ठीक है, फॉर सिविल सर्विसेज, तो वो भी यही कहता है दैट यू हैव टू बी ऑब्जेक्टिव इररिस्पेक्टिव ऑफ योर पर्सनल इंटरेस्ट. ठीक है, पर्सनल बिलीव्स, आपको सब कुछ परे रख के आपको ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम करना है, आपको न्यूट्रली काम करना है एंड इम्प्लीमेंट द ऑफिस. सो देयर इज एन एथिकल डायलेमा, डेफिनेटली देयर इज अ डायलेमा ओवर हियर. एथिकल वर्ड नहीं यूज किया गया. नाउ इन दिस कंटेक्स्ट, what steps would you take to discharge your duty? आपका aptitude भी देखना है ना, as to how would you proceed with the situation over here. Situation तो है, moralless है, and moralless, ये तो situations तो रहेंगी, you can't do anything about it.
what you can do now as a senior officer at this place, at this site over here, you can focus on the aspect कि आप पहले ही it can be well anticipated that there is going to be an unfolding problem of law and order. ठीक है, ये anticipate किया जा सकता है. So you can take adequate safeguards, guidelines कि वुमेन सेफ्टी के रेफरेंस में, लॉ एंड ऑर्डर के रेफरेंस में आपको लगता है कि ये कुछ इलेक्शन से पहले भी होता है, कुछ लोग लगता है कि ये क्रिमिनल एक्टिविटीज कर सकते हैं तो उनको पहले पकड़ लो. द गवर्नमेंट कैन फोकस ऑन गिविंग मोर इंफॉर्मेशन, पब्लिक इंफॉर्मेशन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की हेल्प से और इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करके फोकस ऑन सेंसिटाइजिंग द पीपल ऑन दिस पर्टिकुलर इशू. दैट कैन बी डन. Right, so these are certain steps that the person can take. And above all, whenever the person acts, it has to be in a very objective manner, right? So irrespective of his personal belief, irrespective of what the people at large believe, जो उसको अब टास्क दिया गया है उसको वो इम्प्लीमेंट करना है, एंड उसको वो लॉ एंड ऑर्डर की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, एंड द सेफ्टी ऑफ वुमेन, उनको पैसेज भी प्रोवाइड करना है उनको. ठीक है, इवन दो ही मे नॉट लाइक पर्सनली, अगर उनको पूछा जाता तो वो नहीं लाइक करते, बट ही हैज उनका वो ड्यूटी है और उनको प्रोवाइड कराना पड़ेगा. ठीक है, तो ये भी करना है. एट द सेम टाइम ही हैज टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ओवरऑल, एंड ही हैज टू कीप असाइड द पॉलिटिकल प्रेशर. ठीक है, तो पॉलिटिकल प्रेशर एंड जो पर्सनल बिलीफ्स है उसको परे रख के ही हैज टू एक्सिक्यूट हिज ड्यूटीज ओवर हियर. राइट, सो दिस इज व्हाट इज द डिमांड ऑफ द केस स्टडी गिवन ओवर हियर. Now moving forward to the next case study. Okay, so now next case study is about from the point of view of information communication technology. Right? तो यहाँ पे एक बोल रहा है कि केस स्टडी आपको बता रही है कि टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फायदे हैं, स्पेशली दिस ICT, आपका सोशल मीडिया हो गया, इंटरनेट हो गया, इंटरनेट हो गया आपका. राइट, सो दोज प्लेटफॉर्म्स, उसके बहुत सारे फायदे हैं, बट एट द सेम टाइम उसके साथ कुछ एसोसिएटेड रिस्क है. ठीक है, रिस्क एंड फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस. अब इसको स्टडी करने के लिए गवर्नमेंट ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी, तो कमेटी बनाई उसको स्टडी करने के लिए. कोई भी इशू को स्टडी करने के लिए गवर्नमेंट नॉर्मली कमेटी बनाती है, एंड कमेटी से पूछा, कमेटी बोलती है कि हमको लोगों का ओपिनियन लेना है, तो हमें लोगों से फीडबैक लेना है कि वो क्या चाहते हैं. तो यहाँ पे एज अ कंसर्न सिटीजन, राइट, आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या सजेशंस देते हैं. तो यहाँ पे आपको एक फ्रेमवर्क बना के दे दिया. दैट इज, व्हाई डू यू थिंक सम पीपल और अ सेट ऑफ पीपल आर मोर वल्नरेबल, ठीक है, टू साइबर थ्रेट्स, स्पेशली विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन साइबर बुलिंग. देन, डू यू थिंक द एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर इन साइबर स्पेस आर एन इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस इन पर्सन्स एटीट्यूड एंड बिहेवियर? यस. व्हाट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी अप्लाइड? ठीक है, तो पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे पूछ लिया. ओके, सो व्हाट डू यू थिंक? आप एक बार इसको इंट्रोडक्शन में आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं. आप जो साइबर स्पेस है उसके कुछ की एट्रीब्यूट्स के बारे में बता सकते हैं, कैसे इट हैज बीन ग्रोइंग एंड वी आर गेटिंग मोर एंड मोर डिपेंडेंट ऑन इट, राइट? एंड देन यू कैन ब्रीफली स्टेट सर्टेन कंसर्न्स लाइक देयर इज साइबर बुलिंग है, आपकी हैकिंग है, राइट? तो हैकिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा, द लॉस ऑफ रेपुटेशन, तो ये कुछ चीजें हो सकती है, डिफेमेशन, ये कुछ चीजें हो सकती है व्हेन इट कम्स टू द साइबर स्पेस. तो कुछ रिस्क्स हैं यहाँ पे. Now, who are the people who are more vulnerable? Right? There are certain, obviously everybody is vulnerable, but there are certain set of people who are more vulnerable. जैसे कि we have the example of, let's say we can talk about women. ठीक है, women in general अगर हम देखें तो there are certain stereotypes, कुछ prejudices हैं हमारी सोसाइटी में, discrimination भी होता है. In a place where cyberspace, जहाँ पे there is an anonymity and anybody can communicate with anybody, right? So negative, derogatory things can be done. अच्छा, women are also sexually, अगर देखा जाए तो वैसे भी the nature of crimes that take place generally वो sexual nature के होते हैं, right? अब साइबर में भी अगर हम देखें तो pornography, ठीक है, या फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट, या जैसे अभी रिसेंटली विराट कोहली की बेटी के बारे में किसी ने कुछ बोल दिया था, राइट? रेप थ्रेट हैड बीन गिवन. So those things are very very common. Again, that is an example of cyberbullying, जो विराट कोहली वाला हुआ था. Okay. Then comes the next aspect of children. Children and adolescents, they are again very vulnerable. They are in the stage of the life where they do not have much experience. They are experimenting with things, right? So वो इधर उधर हाथ पैर मारते हैं थोड़ा सा. And especially those people who are in the
जिनको थोड़ा सा अटेंशन सीक करने का है वो थोड़ा और जल्दी फिसल जाते हैं, राइट? सो चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट इज द अनदर ग्रुप विच इज मोर वल्नरेबल. अच्छा, इस रेफरेंस में यू कैन यूज द टर्म नोन एज साइबर ग्रूमिंग. ठीक है, साइबर ग्रूमिंग का मतलब है कि एक व्यक्ति किसी कंप्यूटर पे या किसी के साथ बात करता है, वर्चुअल वर्ल्ड में बात करता है, एंड ही बेसिकली ग्रूम्स दैट पर्सन इन द वे दैट द पर्सन गेन्स ट्रस्ट ओवर द चाइल्ड और एडोलेसेंट so that he can sexually exploit him in the future, him or her in the future. ठीक है, तो बच्चों के साथ ये ज़्यादा होता है, तो साइबर ग्रूमिंग. Then we have the elderly population. ठीक है, टेक्नोलॉजी आ गई पर वो लोग अभी इसके साथ अभी फिर भी यूज टू नहीं है, पासवर्ड्स इतने कॉम्प्लेक्स नहीं रखा रहे उनको, दे इजीली ट्रस्ट पीपल. उनको वो OTP का जो चीज़ें है कि OTP शेयर नहीं करना, बैंक डिटेल्स शेयर नहीं करना, अभी इतनी सेंसिटिविटी नहीं है, अभी इतनी डिजिटल लिटरेसी नहीं है, एंड देयरफॉर दे आर मोर वल्नरेबल एंड इजीली ड्यूप्ड बाय क्रिमिनल्स. ठीक है, तो ये कुछ इश्यूज है जो आप यहाँ पे बता सकते हैं. वैसे इन जनरल एनीबडी कैन बी अंडर अ थ्रेट ऑफ साइबर, तो किसी को भी नहीं छोड़ेगा. वही, ओके. डू यू थिंक द एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपोजर इन द साइबर स्पेस in cyberspace are an important influence in a person's attitude and behavior? Why not? अभी चिल्ड्रन के रेफरेंस में देखा तो साइबर ग्रूमिंग की हमने बात करी थी. अच्छा, देयर वाज दिस गेम भी है आपकी PUBG, तो कहते हैं कि जो PUBG गेम खेलती है वो भी तो वर्चुअल वर्ल्ड है, साइबर वर्ल्ड है, वेयर द चाइल्ड इज प्लेइंग, राइट? द चाइल्ड इज आल्सो कम्युनिकेटिंग विद समवन एंड ही इज मोर इंडल्ज्ड इन द वायलेंट एक्टिविटीज दैट आर टेकिंग प्लेस. ये वर्चुअल वर्ल्ड में, मे बी दिस एक्सटेंड्स इनटू द रियल वर्ल्ड. अच्छा, कुछ ऐसी गेम्स होती है जो चैलेंजेस सेट करती है कि आप ऐसा करो, राइट? यू इन्फ्लिक्ट अ पेन टू द अदर पर्सन, को टास्क प्रोवाइड करते हैं. सम चिल्ड्रन इवन कमिटेड सुसाइड. तो यस, द वे द डिजिटल लाइफ इज एनक्रोचिंग एंड द मोर एंड मोर पीपल आर गेटिंग डिपेंडेंट ऑन द डिजिटल वर्ल्ड, ऑन द साइबर वर्ल्ड, उनका एटीट्यूड भी अफेक्ट हो रहा है. तो एटीट्यूड इन जनरल, एटीट्यूड एंड बिहेवियर इज अ फंक्शन आपका जेनेटिक्स जो आप हो प्लस जो सोशल एनवायरनमेंट में हो, राइट? तो उससे अफेक्ट होता है. आप सोशल एनवायरनमेंट अगर आपका डिजिटल वर्ल्ड हो गया तो डिजिटल वर्ल्ड इज इन्फ्लुएंसिंग इट, राइट? सो दैट कैन बी रेफर्ड. अच्छा, अब इस रेफरेंस में वन कैन ऑल्सो टॉक अबाउट जैसे कि फेक न्यूज है, ऑनलाइन एक्सट्रीमिज्म है, रेडिकलिज्म है, दैट इज देयर, राइट? देन आजकल जो इंफॉर्मेशन भी आ रही है, अगर आप वेरीफाइड इंफॉर्मेशन पहले आ रही थी तो देवर लिमिटेड चैनल्स, बट अभी सोशल मीडिया बहुत क्या कहते हैं उसको, बहुत रोबस्ट है इन अ वे, राइट? बहुत डायनेमिक है एंड एनीबडी कैन डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी प्लेस. So in that case also people like to believe their networks rather than verify the authenticity of the thing, right? तो ये भी कुछ issues है. So normally इसकी वजह से क्या होता है, people's views are manipulated, right? तो वही online extremism का point हो जाता है यहाँ पे. Now in line of this developments, what do you think कि क्या policy होनी चाहिए? What reasonable restrictions can be applied? सीधे ही पूछ रहा है reasonable restrictions, मतलब आप क्या हो सकती है? एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ये हो सकती है कि जो बच्चे हैं, राइट, तो वो एक्सेस ना कर पाए सोशल मीडिया बिकॉज दे मे बी इन्फ्लुएंस नेगेटिवली. जब तक वो थोड़ा एजुकेशन हो जाए, थोड़ा लर्निंग हो जाए, दे कैन गेट इनटू इट. बियॉन्ड दिस, अभी आपने सुना होगा वो IT रूल्स 2021, ठीक है? तो IT एक्ट के अंदर एक आया था विच टॉक्ड अबाउट सम सॉर्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑन सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, ठीक है, ट्विटर, इन पे कुछ तरह की अकाउंटेबिलिटी हो. नाउ वी कैन से दैट having a framework where we can audit the compliance of these social media accounts, ठीक है? तो इनके बारे में हम बोल सकते हैं. Beyond this, we can also use we are in the 4th industrial revolution, right? So use of artificial intelligence, big data, Internet of Things for better monitoring, so कि ये misuse ना हो चीज़ें. तो ये aspects को यहाँ पे आप highlight कर सकते थे. Right then, so this basically concludes our case study over here, and now moving on to the next one. Now this is a case study which is dealing with an issue of social issue जो हमारा है यहाँ पे, that is the issue of manual scavenging. अब इस situation में आप एक district magistrate है, ठीक है? आप एक जगह में आए हैं जो बहुत backward है और वहाँ पे manual scavenging की प्रथा चल रही है, which is a very unethical practice, and it is also prohibited by the law. Now अब आप इस पे इंक्वायरी करते हैं, आपको ये पता लगता है प्रैक्टिस है, तो आप इसको थोड़ा इन्वेस्टिगेट करते हैं और आप देखते हैं कि इसके नंबर्स तो बहुत कम है,
पर ऑन ग्राउंड जब आप सर्वे करते हैं तो आप देखते हैं दैट देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ड्राई लैट्रीन्स, मतलब एक्चुअल पिक्चर अलग ही है, ठीक है, मतलब अंडर रिपोर्टिंग हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो रहा है। यू हैव ऑल्सो नोटिस्ड टू मोर ट्रेंड्स। फर्स्ट, जो मैनुअल स्कैवेंजर्स है वो नॉर्मली दलित्स है, ठीक है, द क्लास ऑफ द अनटचेबल्स। एंड सेकेंडली, in many of the cases they themselves go to the house and request the owners to clean। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि उनके पास, उनको पैसे मिलते हैं, उसको फायदा होता है, मतलब मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं। ये भी इंडिकेट करता है कि उनको कोई और ऑक्यूपेशन नहीं मिले तो सबसे जो गंदा काम हो सकता है वो करने के लिए भी वो विलिंग है। So the entire district administration has been criticized, ठीक है, and there is also political pressure। Political pressure क्यों है? कि आप थोड़ा डेटा को मैनिपुलेट कर लीजिए so that manual scavenging हमें कम दिखाई दे यहाँ पे, ठीक है। So it reflects the less number of manual scavengers। Now based on the given information, identify the following। Identify the ethical issues associated with manual scavenging। क्या है ethical issues with manual scavenging? First of all, this is a derogatory work। कोई नहीं ऐसा चाहेगा किसी का, lifting the excreta on your head and then going and disposing it off। So this is something that is violative of the human dignity and people are being forced to do because ये जो caste का concept है that is coming from their birth, right? So this is something that is hereditary। So first of all, it is against the human dignity, then it is hereditary, ठीक है। तो हेरिडिटरी है यहाँ पे। आप ये भी देख लिया हमने, केस स्टडी में लिखा हुआ है दैट द दलित इज इन्वॉल्वड ओवर हियर, सो पीपल फ्रॉम द बैकवर्ड कास्ट। ऐसे नहीं कि सब लोग हैं, इट्स ओनली फ्रॉम द बैकवर्ड कास्ट, तो वो हेरिडिटरी में आ गया आपका, राइट। एंड बियॉन्ड दिस बेसिकली यही है यहाँ पे, एथिकल इश्यूज विद मैनुअल स्कैवेंजिंग ही बोल रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि दैट द चिल्ड्रन ऑफ द मैनुअल स्कैवेंजर्स, उनको कोई और चॉइस नहीं है, बट वो भी यही काम करेंगे आगे चल के, बिकॉज अगर ये अब लॉ इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, उनको रिहैबिलिटेट करने की कोशिश नहीं कर रहे, तो अच्छा एक चीज और कह सकते हैं दैट दिस एक्टिविटी समटाइम्स क्लीनिंग ऑफ द सीवरेज जो होता है आपका, सीवेज वगैरह जो होता है, तो उसकी क्लीनिंग में भी उसको भी मैनुअल स्कैवेंजिंग कहते हैं, जो गंदा काम साफ करते हैं चीजें, नालियां वगैरह, तो उससे डेथ्स भी काफी होती है, राइट। सो इट एंडेंजर्स द लाइफ एंड समवेयर अगर आप यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट देखें यहाँ पे, सम पीपल हैव जस्टिफाइड कि समाज को साफ रखने के लिए कुछ लोगों को असुविधा होगी पर बाकी सारा समाज हमारा ठीक रहेगा। सो गुड ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, बट एट द कॉस्ट ऑफ सर्टेन अदर पीपल। आज की डेट में इसको बिल्कुल अनएथिकल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो है ही है। एंड यस, कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल 17 टॉक्स अबाउट अबॉलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, राइट। सो लिस्ट द ऑप्शंस अवेलेबल टू यू। अब यहां पे पहली बात आपके लिए एथिकल डायलेमा क्या है? एथिकल डायलेमा आपके लिए यहां पे ये है दैट यू आर बीइंग टोल्ड टू अंडर रिपोर्ट, ठीक है, अंडर रिपोर्ट, बट आपका कॉन्शियंस आपको बोलता है कि यू शुड गो विद द सही रिपोर्टिंग होनी चाहिए ताकि लोगों में अवेयरनेस जनरेट हो, अवेयरनेस हो तभी एक्शन होगा यहाँ पे, राइट। सो अंडर रिपोर्टिंग, अच्छा अंडर रिपोर्टिंग होगी तो एलोकेशन ऑफ द बजटरी एलोकेशन जो होता है, गवर्नमेंट स्कीम्स का एलोकेशन होता है, वो भी कम होगा यहाँ पे, राइट। सो दैट इज वन मोर एस्पेक्ट ओवर हियर। सो व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू यू? सबसे पहला तो सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन ये है दैट यू रिस्पॉन्ड, जैसे वो मिनिस्ट्री बोलती है, गवर्नमेंट बोलती है, आप वैसे वैसे काम कर लीजिए, बट देन दिस अमाउंट्स टू, इन अ वे यू आर रिस्पॉन्डिंग, यू आर टेक, अगर इसको पॉजिटिवली भी लेना चाहो तो आप ऐसा कह सकते हो दैट यू कैन वर्क, यू कैन टेक एक्शन विदाउट द पॉलिटिकल प्रेशर नाउ, ठीक है, आप पे मीडिया का प्रेशर नहीं, कुछ नहीं है, आप उस पर काम कर सकते हैं। बट देन मैंने आपको ये पॉइंट भी बताया कि अगर अवेयरनेस ही नहीं होगी, अगर आप बोलोगे कि इतने कम लोग हैं तो बजट भी आपको उतना कम ही मिलेगा यहाँ पे, राइट। सो यू कैन एलोकेट ओनली दैट मच रिसोर्सेज, जितने लोग हैं उसके प्रोपोर्शन में ही होगा, तो ये इसका कंसर्न है यहाँ पे। बियॉन्ड दिस यू कैन go with the truth, right? You can assert yourself and say नहीं, information हमें सही भेजनी चाहिए, पब्लिक तक जानी चाहिए। So do not go into the fact of under reporting, project the true picture over here। और अगर आपको कोई बोलता है, अब ऐसा कह सकते हैं कि आपके जो कंडक्ट रूल्स है आप उसके विरुद्ध जा रहे हैं, बिकॉज आपको जो ऑर्डर्स मिले हैं आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम दोज ऑर्डर्स आर नॉट वेरी एथिकल, ठीक है। तो आपको वो जो ऑर्डर्स है आप मांग सकते हैं कि हमको राइटिंग में दीजिए, अगर आप ऐसा कहते हैं आप राइटिंग में दीजिए, हम वैसा कर देंगे, राइट। सो यू कैन
use those systems over here. And in any case, there is ये conduct rules is not to be followed just in the letter. It has to be followed in the spirit as well. तो ये आपको अनएथिकल काम करने के लिए कह रहे हैं, मतलब ये थोड़ी आप अनएथिकल काम ही करोगे यहाँ पे, right? So that aspect you mention over here, show your application over here, how you will approach this situation. Discuss some feasible steps that can be taken to address this issue. तो हमारे पास है feasible steps. The government came up with something known as Swachh Bharat Abhiyan. ठीक है, we have a law, we need to strictly implement the law, we should need to move this manual scavengers. क्या कह रहे हैं कि हम they are willing to work with the owners to clean करने के लिए भी तैयार है. Focus on rehabilitation, focus on the skilling of the manual scavengers जो है उनको skilling पे करो focus, so that they can be rehabilitated, move to a different place altogether. Focus on the education of the next generation जो बच्चे हैं उनके, so that they don't fall into the trap of manual scavenging. Focus on moving from dry latrines to flush based latrines. ठीक है, तो ये aspect पे focus करो. One can be a DM and as a district magistrate, as a person, as a role model, a person can pursue and bring about a change in the society. One can engage with the positive messaging and engage with the like-minded people, NGOs, and try to bring a change in the attitude of the society. ठीक है, तो ये कुछ steps हैं, कुछ feasible measures हैं जो यहाँ पे लिए जा सकते हैं. Right then, so we have covered 9 case studies. ठीक है, so एक 9 ही है, एक गलत आ गई actually. So this is it we have in this particular video. So in the next case studies, जो हमारा second session होगा उसमें हम इसको cover कर लेंगे. Right then, so this is it. Thank you for streaming in to Chetan Bharat Learning with me, Shubhashish Singh Rehal. Bye bye, take care and all the best.